नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 2 है। देखते हैं साथियों आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो साथियों आवृत्ति का असाई मात्रक होता है हर्ट्ज। तो आवृत्ति को हम किस में मापेंगे? हर्ट्ज में मापेंगे। जब कार्य एवं ऊर्जा की बात होगी साथियों तो उसका जो असाई मात्रक जूल होता है, तो उसको जूल में मापेंगे। ऊष्मा का भी जूल होता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। जबकि साथियों बात करें थैलेमस की तो यह ठंडा गर्म का पहचान करता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो लाफिंग गैस साथियों नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, जिनका सूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल देखें, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। तो साथियों ऑक्सीजन जो है किरोसिन में अनुपस्थित रहता है। इसी कारण तो है किरोसिन में सोडियम धातु को रखा जाता है ताकि अभिक्रिया ना करे, ना जल सके। अगला सवाल, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है। लाइकेन साथियों ये जो है कवक एवं शैवाल के बीच सहभागिता की जो है किरदार निभाती है। तो यह साथियों इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें म्यूट्यूलिज्म कहता है। म्यूट्यूलिज्म कहा जाता है लाइकेन को, यानी कि कवक और शैवाल के बीच जो है सहभागिता निभाता है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है साथियों ऑक्सीजन O2। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो यह होता है अस्थि मज्जा में। बात करें अस्थि मज्जा की तो साथियों यहाँ पर तीनों ब्लड का निर्माण होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। जबकि अग्नाशय में साथियों बीटा सेल से इंसुलिन निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है एड्स किसके कारण होती है। तो साथियों एड्स जो है ये होती है विषाणु के कारण से। यह वायरल डिजीज है साथियों, HIV नामक विषाणु से होता है, जिनका फुल फॉर्म होता है साथियों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला सवाल देखें, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैसों की बात करें साथियों तो दुनिया में कुल 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें को जो है दर्जा दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। तो 6 प्रकार की गैस साथियों इस प्रकार से है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और साथियों O3 होगा ओजोन, और होगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और होगा साथियों जलवाष्प। और जलवाष्प की बात करें साथियों तो ये दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है ग्रीन हाउस जलवाष्प। तो उपरोक्त सभी जो है आपका मुख्य घटक ही है ग्रीन हाउस गैस का। अगला सवाल देखें, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो साथियों हड्डियों की अध्ययन जो हम करते हैं तो वो होता है ऑस्टियोलॉजी। सारोलॉजी में छिपकलियों के अध्ययन, जियोलॉजी में भूगर्भ संबंधी अध्ययन करते हैं, ऑरोलॉजी में साथियों समय का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल देखें, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। तो एक आवश्यक एमिनो एसिड साथियों ये इनमें से कौन सा है। तो ये है ल्यूसीन। और एमिनो एसिड मानव शरीर में 20 प्रकार के होते हैं और 20 प्रकार के साथियों प्रोटीन की आवश्यकता भी होती है। अगला सवाल देखें, नाभिकीय रिएक्टर में किनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए साथियों नियंत्रक क्षार का प्रयोग करते हैं, जिनमें कैडमियम एवं बोरोन का प्रयोग करते हैं। और बात करें मंदक की तो साथियों इसमें जो है भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। भारी जल का सूत्र होता है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और शीतलन की बात करें तो इसमें साथियों द्रव सोडियम और वायु और जल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। तो साथियों खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है, जो कि साथियों ये जो है अपघटन छोटे मोटे जीवों को अपघटित करने का कार्य करती है। उसके बाद साथियों अपघटक अगर ऑप्शन में नहीं रहता तो उत्पादक हो जाता। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है सोनार किसका संक्षिप्त नाम है। तो सोनार साथियों संक्षिप्त नाम है वो है साउंड नेविगेशन और रेजिंग का, यानी इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन और रेजिंग। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से पानी में कौन सी धातु मिनीमता रोग का कारण बनती है। तो साथियों पारायुक्त जल पीने से मिनीमता होता है, जबकि कैडमियम के कारण से साथियों इटाई नामक रोग होता है। अगला सवाल देखें,
निम्न में से कौन सा किरण जो है धन आवेशित कणों से युक्त होता है? तो धन आवेशित कण होता है साथियों अल्फा किरण। बीटा जो है ऋणात्मक होती है निगेटिव, और गामा किरणें उदासीन होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला सवाल देखें, मैक्रोटॉक्सिन उत्पादक होते हैं। तो मैक्रोटॉक्सिन साथियों उत्पादन होते हैं, ये कवक से इनका उत्पादन होते हैं, क्योंकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है मिलान करने के लिए, तो मिलान करते हैं साथियों। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, और यहाँ पर साथियों यहाँ पर ये जो है 2 ही होगा, क्योंकि ये जो 3 आगे है। और राइबोसोम की बात करें तो इसमें झिल्ली विहीन होती है, और लाइसोसोम में एकल झिल्ली होती है। इस प्रकार से यानी कि 3-1-2 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी है? तो कोशिका झिल्ली में साथियों सर्वाधिक प्रचुर लिपिड जो है वो है साथियों ग्लाइकोलिपिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पैरोडाइट परत है, तो पृथ्वी की साथियों जो पैरोडाइट परत वो कौन सा है? तो यह साथियों मेंटल, यानी कि मेंटल कहते हैं उसे। अगला सवाल देखें, कहता है उलुंग चाय। उलुंग चाय साथियों ये जो है उत्पादन होता है, उन्नत किस्म का चाय है जो कि ताइवान में इसका उत्पादन होता है। अगला सवाल देखें, कहता है वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड के भाग थे। तो वेगनर ने इस बृहत महाद्वीप को क्या नाम दिया था? तो साथियों महाद्वीपीय का जो है सिद्धांत वेगनर के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने माना कि प्रारंभ में जो है ये महाद्वीप पेंजिया था, पेंजिया से ही ये जो है टूटकर हिस्सा हुआ, जो कि पैंथालासा भाग में विभाजित हुआ था। तो ये पेंजिया का ही भाग है। अगला सवाल देखें, कहता है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। अगला सवाल देखें, कहता है जेलेपला दर्रा। तो नाथोला और जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में है। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बात करें साथियों कोयना परियोजना, तो ये महाराष्ट्र में है, सत्य है। शरावती परियोजना कर्नाटक में, ये भी सत्य है। बाली मेला परियोजना ओडिशा, ये भी सत्य है। और सबरीगिरी परियोजना गुजरात में नहीं होगा साथियों, ये होगा केरल में, क्योंकि सबरीमाला मंदिर भी आप जानते हैं कि केरला में ही है। अगला सवाल देखिए, कहता है पोकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में रहा। यानी कि पोकल्ली धान जो है साथियों ये भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। तो इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये साथियों केरला से है इनका संबंध। अगला सवाल देखें, कहता है जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो ये साथियों गंगा नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल देखें, हीराकुंड बांध परियोजना साथियों ये महानदी पर है उड़ीसा में। अगला सवाल देखें, कहता है सियाचिन हिमनद स्थित है। तो साथियों सियाचिन हिमनद जो है ये अवस्थित है काराकोरम सरायनी में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर हिमनदी। अगला सवाल देखें, कहता है डांचीग्राम नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर में है, किसे संरक्षण प्रदान किया गया है इसमें? तो इसमें साथियों हंगुल को जो है सुरक्षाएँ प्रदान की गई है। अगला सवाल देखें, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए साथियों काली मिट्टी उपयुक्त होती है मानी जाती है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी का भंडार है। निम्न में से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है? साथियों कर्क रेखा साथियों पृथ्वी के बीचों बीच से जो गुजरती है उनके उत्तरी भाग में जो है 23.5 डिग्री को कर्क रेखा, और दक्षिणी भाग को साथियों मकर रेखा कहा गया। तो भारत उत्तरी जो है यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा के साथियों उत्तर में जो है यानी कि भारत के बीचों बीच के थोड़ा सा उत्तर में जो है मणिपुर यहाँ पर है, तो इसीलिए उत्तरी भाग में मणिपुर है। और जबकि साथियों इसके दक्षिणी भाग में जो है ये सब है बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। तो आपका राइट आंसर होगा मणिपुरी, जो कि कर्क रेखा के उत्तर में है यानी कि थोड़ा सा ऊपर है। अगला सवाल देखें, कहता है हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो हम्बोल्ट जलधारा ये साथियों प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। अगला सवाल देखें, कहता है ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड पर साथियों किनका अधिकार है? तो ये जो है डेनमार्क का ही भाग है। अगला सवाल, निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है,
तो ये क्षेत्र साथियों है पुनलेज, जो कि तमिलनाडु में है, जबकि कर्नाटक में जो है कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र चिकमंगलूर, कोर्ग और बाबा बोदनगिरी है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो वन्यजीव अभयारण्य सर्वाधिक संख्या में साथियों महाराष्ट्र में है, जो कि 48 है। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाएँ कहा? तो नियामत ए खुदाएँ कहा था साथियों, यह था बलबन, जिसने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। अगला सवाल देखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर अर्थात प्रशासक नियुक्त किया था? तो ऐबक ने बंगाल का गवर्नर साथियों अली मर्दान को नियुक्त किया था। अगला सवाल देखें, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो साथियों सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु नानक हुए थे और अंतिम गुरु हुए थे गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 5वें गुरु की बात करें तो अर्जुन देव थे, जिनको जहांगीर के द्वारा हत्या करवा दिया गया था। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। हरगोविंद 6ठे गुरु थे और रामदास 4थे गुरु थे। अमरदास 3रे थे। गुरु अंगद साथियों 2रे गुरु थे। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, बना दिया जाने लगा? तो वह था साथियों 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जिसके अनुसार जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अर्थात संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में साथियों बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसके तहत वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। और 1833 के अधिनियम के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किया था? तो सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों का उन्मूलन किया था साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को खत्म किया था। और 1830 ईस्वी में साथियों कर्नल सलीमन के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? जैन तीर्थंकरों की बात करें साथियों तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो 24 तीर्थंकरों में प्रथम ऋषभदेव थे और अंतिम महावीर स्वामी थे। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे और तीसरे तीर्थंकर साथियों संभवनाथ थे। अगला सवाल देखें, कहता है 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच? तो अंग्रेज और साथियों गोरखा के बीच हुआ था, जो कि नेपाल के शासक और अंग्रेजों के बीच साथियों हुआ था 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि, जो कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध को इसी के तहत समाप्त किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है मालविकाग्नि मित्रम, ये साथियों कालिदास के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जबकि हर्षचरित के लेखक की बात करें तो बाणभट्ट है और कबीर ने बीजक लिखा था। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा लॉर्ड कर्जन के योगदान का हिस्सा नहीं था? लॉर्ड कर्जन ने कौन सा इसमें साथियों नहीं अपनाया था विधि? तो सती प्रथा पर रोक आपने अभी देख लिया था कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से, तो ये नहीं होगा। बाकी पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन 1905, सेना व न्यायिक सुधार, यह सब लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन 1905 के बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो भारत का वायसराय 1905 में अर्थात बंगाल विभाजन करवाने वाले लॉर्ड कर्जन ही थे, तो कर्जन होगा। अगला सवाल देखें, सूरत की संधि ये सूरत विभाजन, तो साथियों कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। सूरत में ही कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिनकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया, जिनमें साथियों कांग्रेस 2 दल में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। गरम दल उग्रवादी हो गया था और नरम दल उदारवादी हो गया था। अगला सवाल देखें, कहता है द हिंदू और एक है स्वदेश मित्रम, ये दोनों साथियों समाचार पत्र के प्रकाशित किसने किया था? तो ये दोनों का था सुब्रमण्यम अय्यर। अगला सवाल देखें, कहता है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सटीक ये सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये सब साथियों जैन धर्म के जो है त्रिरत्न थे। जबकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध धम्म संघ, और ईसाई धर्म के तो ये थे
ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अगला सवाल देखें, कहता है 1760 ईस्वी का जो है प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और साथियों फ्रांसीसी के बीच, जिसमें फ्रांसीसी की बुरी तरह से हार हुई और यहाँ से भारत से ये भाग निकले थे। अगला सवाल देखें, अष्टप्रधान का गठन। तो अष्टप्रधान साथियों 8 मंत्रिमंडल हुआ करता था जो कि शिवाजी के दरबार में रहा करता था। और नवरत्न की बात करें साथियों तो वो अकबर के समय में भी था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी था। अगर बात करें अष्ट दिग्गज का तो वो साथियों तेलुगु के जो है 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे कृष्णदेवराय के समय में। अगला सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था। तो नहरों के निर्माण की बात करें साथियों सिंचाई के लिए तो सर्वप्रथम गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया गया, लेकिन बृहत मात्रा में यानी सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ था फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार भी दिया गया है और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत जो दिया गया है। तो साथियों इसमें से कहता है राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये सत्य है। और राष्ट्रपति पुनः परमाणु की परीक्षण कर सकता है, ये भी सत्य है। उसके बाद दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, तो ये भी है। और राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये साथियों गलत है। तो डी होगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखें, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है। तो विस्तृत कर सकता है तो साथियों वो जो है करने का अधिकार केवल सांसद को है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा मत जो है राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो ये समर्थन करता है साथियों राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है, तो ये आपका जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन। तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन साथियों अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल देखें, संसद में प्रथम लोकपाल बिल साथियों आया था 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय में। और बात करें साथियों प्रथम लोकपाल तो पिनाकी चंद्र घोष बना था 23 मार्च 2019 ईस्वी को। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। संघीय सूची की बात करें साथियों तो रक्षा है, रेलवे है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जबकि स्थानीय शासन जो है साथियों ये राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल देखिए, कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी शक्ति करने के लिए दिया जाता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में है, तो ये साथियों हो जाएगा कि राष्ट्रपति जो है संसद के विश्रांति काल में जो है अध्यादेश जारी करता है, ये बात सत्य है, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है। तो संसद के सदस्यों की बात करें साथियों सत्ताधारी दल के, तो प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है सत्ताधारी दल के ही होता है, क्योंकि इसमें 30 का सदस्य होते हैं, 30 का 30 लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। और बात करें लोक लेखा समिति तो इसका होता है विपक्ष दल का नेता, इसके अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के दल का नेता, और इसमें साथियों 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो बात करें साथियों मूल कर्तव्य, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, जो कि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और सरदार स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर जोड़ा गया। और इसको साथियों भाग 4 के क में और 51 के क में जो है जगह दिया गया है। और 36 से 51 की बात करें तो साथियों इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में, जिसमें अनुच्छेद 49 में प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा प्रदान करना है। और अनुच्छेद 51 में साथियों किसी भी देशों के साथ संधि समर्पण का उल्लेख है। और ये अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू की गई थी। तो साथियों सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1959 ईस्वी में ही हुआ था दोनों में। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 संबंधित है, तो धन विधेयक साथियों संबंधित है। धन विधेयक की बात करें तो अनुच्छेद 112 में है। और वित्त विधेयक का बात करें साथियों तो अनुच्छेद है 117 में। और वित्त आयोग अनुच्छेद है 280 में। नीति आयोग तो गैर संवैधानिक संस्था, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, केवल योजना आयोग का जगह लिया 1 जनवरी 2015 में। अगला सवाल देखें,
देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द साथियों जोड़ा गया था, वो था 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। और ये इंदिरा गांधी के, ये साथियों जवाहरलाल, ये जो है मोरारजी देसाई के शासनकाल में आया था। अगला सवाल देखिए साथियों, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्र में सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य में मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया? तो संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था साथियों 26 नवंबर 1949 को। जिस दिन संविधान के साथियों निर्माण हुआ था, बनकर तैयार हुआ था, अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था, उसी दिन जो हस्ताक्षर भी किया गया था, लेकिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो साथियों ये जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देखें, कहता EPCG का पूर्ण रूप क्या होगा? तो साथियों EPCG का पूर्ण रूपेण जो है वो होगा एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक अर्थात HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक की बात करें साथियों तो इसमें जो है जीवन प्रत्याशा की गणना किया जाता है, शिक्षा किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय का जो है प्रयोग किया जाता है, जबकि साथियों सामाजिक असमानता का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और ये 1990 ईस्वी में साथियों पाकिस्तान के प्रमुख अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है, संस्था है? तो वह साथियों नीति आयोग, जो कि योजना आयोग का जगह लिया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना साथियों ये जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था और वित्त आयोग तो संवैधानिक निकाय ही है। अगला सवाल देखें साथियों, एक तरफ कार्यक्रम दिया गया है, एक तरफ जो है प्रारंभिक वर्ष दिया गया है। चलिए इनको मैचिंग कराते हैं। तो इस प्रकार से साथियों मैचिंग कराते हैं। कहता है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम साथियों ये प्रस्तुत किया गया था, तो ये था 1976 ईस्वी में। और कहता है समन्वित बाल विकास योजना, तो ये किया गया था साथियों 1975 में। और राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम ये चलाया गया था 1983 में और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। तो इस प्रकार से साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा। एक बार और देख लें कि अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 में और समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। अगला सवाल देखिए साथियों, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कहता है निम्न में से कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर जो साथियों ये प्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है इनकम टैक्स पर। और साथियों बात करें तो बिक्री कर, उत्पाद कर और सेवा कर, ये साथियों जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। बिक्री कर या फिर व्यवसाय कर साथियों ये जो है राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है निम्न में से किसके द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो ये साथियों ये जो है UNDP के द्वारा जो है ये दिया जाता है, ये विकास जो है ज्ञात किया जाता है, जो कि 1990 ईस्वी में सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित करों में कौन सा कर जो है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो साथियों बात करें तो भू राजस्व कर ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। और क्योंकि भू राजस्व कर साथियों केंद्र का होता है भी राज्य का भी होता है, ये अप्रत्यक्ष होता है। और बिक्री कर भी अप्रत्यक्ष होता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। स्थानीय मेलों पर जो कर लगाया जाता है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अर्थात उपसभापति कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे साथियों अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के वो हैं राजीव कुमार। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें साथियों तो वो थे गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष योजना आयोग के माउंटेकर सिंह अहलूवालिया। अगला सवाल देखें,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था? 1995 में जो है यूएनओ ने परम गरीबी को परिभाषित किया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के आकलन के हेतु प्रचालन के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो ये साथियों वैश्विक लैंगिक अंतराल में जो है किसकी गणना नहीं की जाती है? तो स्वास्थ्य का किया जाता है, शिक्षा का किया जाता है, आर्थिक स्थिति का किया जाता है, आराम का जो है नहीं किया जाता है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है बुल्लक कैपिटल। तो बुल्लक कैपिटल जिसे कहते हैं बैल पूंजीपति, बैल पूंजीपति किसे कहते हैं? तो ऐसे धनाढ्य किसानों को कहते हैं जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं होते हैं, उन किसानों को बैल पूंजी कहा जाता है, बैल पूंजीपति। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो रामसर प्रस्ताव संधि साथियों हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ये रामसर जगह साथियों ईरान में है, जो कि आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित हुआ था संधि। अगला सवाल देखें, कहता है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बेनेट के द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था साथियों 2019 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, कहता सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो साथियों इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और मोल्लेम साथियों मोल्लेम जो है गोवा में है, कालेश्वर और सुल्तानपुर साथियों हरियाणा में है, बेतला या बेतवा साथियों झारखंड में है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो साथियों भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है 2035 ईस्वी तक रखा गया है। अगला सवाल देखें, कहता है 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करता है, और वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है, और वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचें कि उसे 15% का लाभ हो। इनको बनाने के लिए साथियों आप क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य का इतना खर्च करता है, इसका मतलब यहाँ पर जो है लाभ ऐड के तहत जो ही है ऐड करना होगा, और यहाँ पर 2 बार जो है इसे छूट दिया गया है। अब करना क्या है, इसको हम ज़रा बैठा देते हैं। तो 1000 दिया गया है साथियों, इन पर जो है पहले 10% का छूट हुआ है, तो 90/100 हो गया। फिर कहता है 20% की छूट, तो 80/100 हो गया। फिर कहता है यहाँ पर 10% का जो है अतिरिक्त खर्च करता है वो क्रय मूल्य का, तो यहाँ पर साथियों 110/100 हो जाएगा, और गुणे करना है कितना, 15% का लाभ हो तो हो जाएगा 115/100। इनको सोल्व करने के बाद साथियों आपको आएगा आंसर 910.80 रुपया, 910.80 रुपया। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो 1000 गुना 90/100 गुना 80/100 गुना 110/100 गुना 115/100। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य का 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा और इसको अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दिया, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है? साथियों इसमें कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत छोटा सा ही हिसाब है। देखते हैं, कहता है अंकित मूल्य मानते हैं हम कि अंकित मूल्य जो है मेरा 100 रुपया है, इनको मान के चल रहे हैं। अब अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर हमने ख़रीदा है, तो 4/5 पर ख़रीदा है तो 4/5 से भाग देते हैं, तो 5 20 100, 20 चौके 80, यानी कि हमने 80 रुपया में ये ख़रीदा है। इसका रेट था साथियों 100 रुपया, यानी कि मूल्य था लिखा हुआ, लेकिन मैंने ख़रीदा इसको 80 रुपया में। अब कहता है अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर मैंने बेच दिया। 100 तो अंकित मूल्य था इसका, और मैंने बेचा कितना पर, 120 पर बेच दिया 20% बढ़ाकर। तो लेकिन ख़रीदा था कितना में, 80 रुपया में, अंकित मूल्य था 100 और बेच दिया मैंने 120 में। तो ख़रीदा था मैंने 80 में, बेचा था 120 में, तो कितना रुपया का लाभ होता है, तो 80 20 100 20 120, यानी कि 40 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे जितना में मैंने ख़रीदा था, क्रय मूल्य किया था, तो ये हो जाएगा साथियों बटे में 80। अब यहाँ पर 40 दूने 80 और 2
50 बार में कट गया तो 100, 50 मेरा जो है प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर जो है 50% है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो है डी में मौजूद है 50%। अगला सवाल देखिए, कहता है एक नल पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल जो है उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी 1/3 भरी हो और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में लगा समय ये भी साथियों 2 मिनट में बनेगा, 1 मिनट में बनेगा। देखिए आप 3 घंटे में भरता है और 4 घंटे में खाली करता है। 3 और 4 दोनों का लॉसवा लेंगे कार्य की क्षमता निकालने के लिए तो हो जाएगा 12। तो इसका जो है 1 घंटा में कितना भरेगा 4 और 1 घंटा में कितना खाली करेगा तो 3। अब कहता है टंकी का 1/3 भाग भरी है, तो 1/3 भाग भरी है अर्थात ये जो है 4 भाग भरी हुई है। 12 का 1/3 करेंगे तो कितना होगा 1/3 करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि 4 भाग भरा हुआ है। बाकी मेरा पास 8 भाग भरनी है, 8 भाग भरना है। तो क्या करेंगे दोनों टंकी को अब खोलते हैं। 8 भाग भरने के लिए साथियों ये 4 भाग जो है 4 कम करता है और 3 कम घटा देता है। तो 4 भाग कम होता है, 3 भाग घट जाता है घंटा में। तो 1 घंटा में मेरा कितना कम हो रहा है, 1 घंटा में मेरा 1 कम हो रहा है। तो 8 में 1 से भाग देंगे तो कितना लगेगा 8 घंटा लग जाएगा, क्योंकि 4 कम तो यहाँ पर कर रहा है और 3 कम ये घटा रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है x² - y² बराबर 7 दिया गया है, x - y बराबर 1 है। तो कहता आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी। साथियों इसके लिए क्या करते हैं, ये x और y यानी कि आपका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है आयत का। मान लेते हैं हम साथियों ये जो है नहीं तो ऐसे बनाइएगा तो आपका समीकरण 2 बनेगा, उसको हल करना होगा। लेकिन हम ऐसे बना लेते हैं साथियों, देखते हैं x को मानते हैं साथियों 4 और y को मानते हैं 3। तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 - 3 होगा साथियों, 16 - 3 होगा तो कितना हो जाए 16 - 9 होगा तो हो जाएगा 7 मेरा आ रहा है। अब देखिए x मेरा 4 है, y मेरा 3 है, तो x - y आ गया, 4 - 3 गया तो कितना आ गया 1 मेरा आ गया। अब पकड़ लिए हम कि x यानी कि मेरा 4 जो है लंबाई है और 3 जो है मेरा चौड़ाई है। तो विकर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं x² + y² यानी कि लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर के रूट अंडर। तो 4 चौक 16 + 3 × 9 करेंगे, इसको रूट अंडर में रखेंगे तो हो जाता है 25 रूट अंडर में। तो रूट अंडर 25 का साथियों किसका वर्ग है तो 5 का है, यानी रूट से निकालेंगे तो 5 हो जाएगा वर्गमूल। तो 5 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होगी विकर्ण की। अगला सवाल देखें, कहता है x पर q है पावर माइनस y पर जो है q पावर है बराबर कर रहा है 117/8 है। तो x - y का मान दिया गया है कि 3/2 है। तो कहता है x² + xy + y² का मान क्या होगा। चलिए साथियों इनको देखते हैं। अब कह रहा है x² - y², इनको साथियों ज़रा तोड़ते हैं तो आता है क्या x माइनस आएगा साथियों y, x - y आएगा इनटू होगा साथियों x² प्लस हो जाएगा xy + y²। इतना होता है और इतना का मान हमें निकालना भी है। ये कितना बराबर होगा तो x³ - y³ बराबर। तो x³ - y³ का साथियों आपका जो है मान दिया गया है कितना तो 117/8 दिया गया है। और बराबर साथियों क्या करना है, यानी कि 117/8 दिया गया है बराबर में साथियों ये जो होगा आपका x - y का मान दिया गया है 3/2। तो 3/2 हो गया। गुना का कितना होगा तो गुना होगा x² + xy + y² से, क्योंकि इन्हीं का मान हमें निकालना है। यहाँ पर लिखा हुआ इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर साथियों देखिए 2 चौके 8 हो गया, 3 से काटते हैं 3 × 3 = 9, बचा है 2 × 7 = 27, 3 × 9 = 27। तो 39/4 आपका आंसर आ रहा है। इतना बराबर क्या आ रहा है 39/4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। अगला सवाल देखें, कहता है यदि s बराबर सिग्मा पर पावर दिया गया 15 और n का मान दिया गया 1 तो n + 1/3 हो तो s का मान। तो साथियों s का मान निकालना है तो s का मान आपका 125 आ जाएगा। इनको निकालने के चाहिए साथियों पहले आपको n का मान निकालना होगा जो कि 15 होगा, फिर n/2 करेंगे साथियों
इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे प्लस 5 देंगे बाद में। यानी कि आप जो है यहाँ पर n/2 यानी n का मान साथियों आपका 15 आ जाएगा, तो n/2 करेंगे, फिर इंटू में रखेंगे साथियों 2a, और फिर का साथियों प्लस में रखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर में डालेंगे n-1, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू डी रखेंगे, और फिर जो है यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट के अंदर करेंगे, यहाँ पर करेंगे +5। तो इनको सॉल्व करने के बाद आपका 125 आएगा, n का मान यहाँ पर 15 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? वर्ग है साथियों ये जो है आपका 8649, क्योंकि ये जो है 93 का वर्ग होता है। 93 को साथियों स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8649। अगला सवाल देखें, कहता एक मेट्रो स्टेशन से हर 30 मिनट में गाड़ी जो है छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक ट्रेन जो है 10 मिनट पूर्व जा चुकी है और अगली ट्रेन 10:10 पर आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना दिया कि किस समय सूचना दिया? साथियों 30 मिनट पर ट्रेन खुलती है, ये बात सत्य है। और कहता है 10 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, 10:10 में आएगा। इसका मतलब है कि 10:40 में ट्रेन, ये 9:40 में ट्रेन खुला है और 9:50 में ये पूछ रहा है, यानी कि 9:50 में बोल रहा है कि आपका 10 मिनट पहले ट्रेन चला गया है, अब आएगा ट्रेन 20 मिनट बाद, यानी कि 10:10 पर। तो ये जो है 9:50 में जो है बातें कर रहा है कि आपका जो है 10 मिनट पहले ट्रेन चला गया है, अब 20 मिनट के बाद यानी 10:10 पर आएगा। अगला सवाल देखें, कहता एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपया है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? साथियों इनके लिए जो है आपको ये याद रखनी जरूरी है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 12.5% के दर से 2 वर्ष में होता है 26.56 रुपया, बराबर हो जाएगा 340, बराबर 340। और निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का हो गया 2 वर्ष में इतना ब्याज, और साधारण ब्याज का साथियों हो जाता है 2, इसमें गुना कर देते हैं, तो 12.5 गुना 2 करेंगे तो हो जाता है 25। तो 25 बराबर मेरा हो जाएगा x। 26.56 बराबर हो गया 340 और 25 बराबर हो गया x। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष का 26.56 होता है, इनका मान दिया गया है 340, और साधारण ब्याज 2 वर्ष का होता है 12.5% की दर से 25, तो इनका बराबर करना है हमें x। तो इनको साथियों सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साथियों, वो होगा 900 साथियों 10 ये 320 रुपया जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 320 रुपया। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल है 36 पाई और कहता है इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो चाप पी क्यू की लंबाई, यानी एक भाग का ये कहता है लंबाई क्या होगी? ऐसे यहाँ पर 6 भागे हैं, तो एक भाग की लंबाई यानी कि पी क्यू की लंबाई क्या होगी? चलिए साथियों दिया गया वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहले हम थीटा निकालते हैं। तो थीटा निकालने के लिए साथियों क्या करेंगे, थीटा बटे मेरा सूत्र होता है 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका मान दिया गया है आपको 36 पाई दिया गया ही है। तो ये 36 पाई दिया गया है, तो 36 तो हो गया, और बटे करेंगे साथियों 6 से, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 भागों में बांटा गया है। तो 6 भागों में बांटा गया है, आपका जो है यहाँ पर 36 दिया ही गया है, 36 पाई यानी कि क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 6 बार में कटा 36, फिर 6 बार में कटा है 36 यानी कि 60। थीटा का मान आपका 60 आ गया है, तो तिर्यखंड की लंबाई होगी, यानी चाप की लंबाई क्या होता है साथियों? तो होता है 2 पाई आर, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर होता है। तो थीटा मेरा 60 आ गया है, तो 60 बटे करेंगे 360, थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर का मान क्या आ जाएगा साथियों? वृत्त का क्षेत्रफल अगर दिया है 36, तो आर स्क्वायर होता है 36, तो आर का मान मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ गया। तो 6 आ गया साथियों। तो अब इनको काटते हैं, तो 60 बार में ये कट गया है 60 बार में, यानी कि ये 60 से 0 कट गया, 6 बार में कट गया 36, ये 6 कट गया, बचा है मेरे पास 2 पाई केवल बचा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो कितना हो जाएगा ये जो है लंबाई पी क्यू की 2 पाई। अगला सवाल देखें, कहता है XYZ
धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से है कि एक्स वाई का मान दिया गया है अनुपात में 1:2 और वाई जेड का मान दिया गया है 3:5। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन 5x - 3y + z संभव हो सकता है। चलिए साथियों, एक्स वाई दिया गया है, x अनुपात y अनुपात z। तो x अनुपात यानी कि 1:2 दिया गया है, y अनुपात z दिया गया है 3:5। तो सबसे पहले अनुपात में इनको लेते हैं। तो 3 एकम 3 हो गया और 3 दूने 6 हो गया और 5 दूने 10 हो गया। ये आपका अनुपात में आ गया है। अब कहता है इनको तोड़ने के लिए। तो 3x का मान यहाँ पर 5 तिया हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा साथियों 15। अब माइनस करा तो माइनस देते हैं, 6 आ गया y का मान। तो 6 के मान में साथियों कहता है 3y, माइनस करेंगे 18। अब कहता है z का मान 10 है, तो z + 10 करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के बाद साथियों 15 10 25 में से 6 गया तो कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 आ गया तो 7 तो मेरा ये अनुपात वाला रेशियो आया है साथियों। तो 7 से इसमें भाग दे के देखते हैं, जिसमें लगेगा वही जो है आपका मान हो जाएगा। तो 7 से इसमें भाग देते हैं साथियों, तो ये जो है उन्हें 196 में लग जाएगा, क्योंकि 7 दूने 14 और 4 14 5 पर 6 56, 7 8 56, 28 बार में कट गया। तो आपका सी आंसर आ जाएगा। बाकी 7 जो है किसी में भाग लगेगा ही नहीं। अगला सवाल देखते हैं। कहता है 4 × 6 = 18 12 है, 5 × 8 = 24 15 है, 6 × 9 = 27 18 है। तो 7 × 6 बराबर क्या आएगा। ये साथियों क्या किया गया है, 4 को अंतिम में 3 से गुना किया तो 12 आ गया, 6 को शुरुआती में गुना कर दिया 3 से तो 18 आ गया, 5 को अंतिम में गुना किया 3 से तो आ गया 15, और 8 से शुरू में गुना कर दिया है तो हो गया 8 तिया 24। फिर 6 से गुना किया अंतिम में तो 18, 9 से गुना शुरू में कर दिया तो 27। यहाँ पर भी साथियों क्या करेंगे, 6 से हम शुरू में गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। अब उसके बाद 7 से अंतिम में गुना करेंगे तो 7 तिया 21 आ जाएगा। तो 18 21 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला सवाल देखिए। कहता एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि उनके पैरों की सिरों को संख्या को गिनी जाती है तो 200 आता है सिर, और पैरों की संख्या को गिना जाता है तो 580 पैर होता है। तो चिड़ियाघर में कितने कबूतर थे। साथियों इसको मानते हैं किस प्रकार से, सिर को मानते हैं x और पैर को मानते हैं, दोनों सिर को मानते हैं, दोनों के तो x y मानते हैं। x + y बराबर हो गया 200। लेकिन आपको साथियों यहाँ तो सिरों की संख्या दोनों का समान ही रहता है, एक एक सिर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको फ़र्क पड़ता है कि यानी कि x किसको माने हैं, पैर। अब क्योंकि पैर का मान लिखेंगे तो 4x + 2y बराबर कितना हो जाएगा 580। अब यहाँ पर पता चला कि 4 पाई माना ये 4x, तो 4x माना 4 पैर वाला कौन हो गया, तो 4 पैर वाला साथियों आ गया खरगोश, और 2y यानी 2 पैर वाला मेरा कबूतर है। अब इनको 2 से गुना इधर भी करते हैं संतुलित करने के लिए। तो 2x 2y बराबर हो गया यहाँ पर 400। अब जो है यहाँ पर काटते हैं, माइनस माइनस सब में हो जाएगा। तो 2x कट गया, यहाँ पर 4x माइनस में है और 2x प्लस में, तो माइनस हो जाएगा 2x बराबर हो गया साथियों यहाँ पर 400 माइनस 580 है, तो माइनस हो जाएगा 180, माइनस माइनस कट गया, 2x यानी 2 बार में कट गया ये 90। x जो है मेरा कौन सा है, तो x मैंने माना था खरगोश, लेकिन मांग रहा है कितना, y का मान मान रहा है साथियों। x का मान तो मेरा निकल गया y का। अगर y का मान यानी x + y दिया गया है, दोनों को 200, तो 200 में से एक खरगोश घटाएंगे तो 110 कबूतर मेरा आ जाएगा। 200 माइनस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा। अगर इसको ही काट देते तो उधर वो मेरा आ जाता। अगला सवाल देखिए साथियों। 1 जनवरी 1955 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। साथियों ये जो है 55, ये 55 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 95। 9 पर 5 95। 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए साथियों क्या करते हैं, अगर लीप वर्ष में साथियों अगर फरवरी को क्रॉस करता तब जो है लीप से समान से लीप में जाने में 2 दिन का अंतर होता है, और नहीं अगर समान रहेगा साथियों तो 1 दिन का जो है आगे बढ़ेगा। तो मेरा 1995 दिया गया है 1 जनवरी है, और 1996 में 1 जनवरी को ही मांग रहा है। तो साथियों रविवार है, तो यहाँ पर जो है फरवरी को क्रॉस नहीं किया है, तो
तो नहीं किया है तो 1 जनवरी जो मांग रहा है, अगर फरवरी क्रॉस रहता तो 29 दिन उसमें हो जाता, नहीं 2 दिन आगे बढ़ता है। तो मेरा 1 ही दिन आगे बढ़ेगा फिलहाल, तो रविवार से 1 दिन होगा सोमवार। अगर साथियों अगर 96 से अब जो जाएगा कहेगा 1 जनवरी 1996 को रविवार सोमवार था, तो फिर पूछा जाएगा 1 जनवरी 1997 को, तो साथियों 2 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि जो है फरवरी इसमें 1 दिन ऐड होगा, यानी 29 दिन आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि रमन मोहन से तेज़ दौड़ता है लेकिन करीम से तेज़ नहीं, तो रमन यहाँ पर आ गया, और कहता है मोहन से तेज़ दौड़ता है तो मोहन एम हो गया यहाँ पर, लेकिन करीम से तेज़ नहीं, तो करीम यानी कि इससे ज़्यादा तेज़ है। कहता है करीम सुमन से तेज़ दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज़ नहीं। करीम जो है सुमन से तेज़ दौड़ता है, सुमन तो इसके नीचे जहाँ भी आ जाए, लेकिन अभिनव से नहीं, यानी अभिनव जो है करीम से भी तेज़ है। तो कहता है सबसे तेज़ कौन है, तो सबसे तेज़ तो अभिनव आ गया आपका, तो आ जाएगा अभिनव। अगर सबसे कम तेज़ दौड़ने वाला, तो साथियों यहाँ पर जो है निश्चित नहीं किया गया है एस का स्थान सुमन का, तो कम तेज़ वाला में निश्चित नहीं रहता लेकिन अधिकतम में है। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाती है और उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए साथियों 100 गुना 110 वृद्धि हो रहा है, तो 10/100 गुना 110/100 करेंगे, 100 ख़त्म, 0 0 0 0 ख़त्म, 11 गढ़े 121 आ गया। तो 121 यानी कि 21% वृद्धि हो रहा है। मैंने 100 से तुलना किया था, तो 21% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। अगला सवाल देखिए, कहता ए बी की बहन है और सी बी की माँ है। ए जो है यहाँ पर ले लेते हैं, बी की बहन है, बहन मान लेते हैं। अब कहता है सी बी की माँ है, बी की माँ कौन है, ये जो है सी है, बी की माँ। अब कहता है डी सी का पिता है। अब डी किसका पिता है, तो सी का पिता है डी। अब यहाँ पर पिता आ गया। अब कहता है ई डी की माँ है, ई यहाँ पर आ जाएगा इसकी माँ। तो चलिए यहाँ पर पूछ रहा है ए डी का रिलेशन, तो ई का हमको नहीं लिखना है, तो ए जो है डी का से क्या रिश्ता है, ए डी का कौन है, ये जो है बी का बहन है, यानी कि ये लड़की है, और इसकी माँ है सी, सी इसकी माँ है बी की, तो ए की भी माँ है सी, और माँ के पिता कौन हो गए डी, तो माँ के पिता होते हैं नाना। नाना नहीं दिया गया है तो साथियों ये नातिन, ये जो है नातनी होते, नातिन होते, नातिन नहीं दिया गया है, तो ये पोती कम से कम आंसर हो जाएगा, नातिन या पोती होते। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।